चलिए क्लास 32 है हमारा, ठीक है। क्लास 31 हमारा कल हुआ था, एक्स्ट्रा क्लास थी, वो शाम को हुआ था। तो जिन लोगों ने नहीं अटेंड किया था वो उसका पीडीएफ और वीडियो देख लिया होगा मेरे ख्याल से। नहीं देखा है देख लेना, ठीक है। मेनली सब थ्योरेटिकल था। हमने क्या क्या बात की थी मोटा मोटा वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो, हम सबसे पहले तो बात की थी कि लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का परसेंटेज कितना होगा, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट आपको पता ही है क्या होता है। उसका मिनिमम परसेंटेज है आपका 0.8%, ठीक है। 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया, ठीक है। ग्रॉस एरिया एरिया कॉलम कैसे निकालोगे, अगर सर्कुलर है तो π/4d², ठीक है। और अगर रेक्टेंगुलर है तो b/d, ठीक है। ऐसे करके एरिया निकालोगे तो ये ग्रॉस एरिया का 0.8% तो मिनिमम हमें चाहिए, ठीक है। और 0.8% किस लिए, डक्टिलिटी क्राइटेरिया के लिए, ठीक है। वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम था 4%, ठीक है, जब लैपिंग हो रही हो, और 6% जब कोई लैपिंग नहीं है, ठीक है। जहां पर आपकी लैपिंग हो रही है बार्स के बीच में, ठीक है, वहां पर आपका 4% मैक्सिमम है, ठीक है। और जहां पे लैपिंग नहीं हो रही है वहां पे 6% मैक्सिमम है, किसका, ग्रॉस एरिया का, ठीक है। ग्रॉस एरिया मैंने बता दिया था अभी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये 4 या 6% इसलिए था ताकि स्टील इतना ज्यादा ना हो जाए कि कंक्रीट ही ना आ पाया उसके अंदर, ठीक है। तो कंक्रीट अच्छे से फ्लो हो जाए कॉलम के अंदर, इसलिए मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील लिमिटेड है 4 या 6%, ठीक है। तो उसके बाद ये बताया था कि अगर रेक्टेंगुलर बार है तो चार, रेक्टेंगुलर कॉलम है तो चार रीइंफोर्समेंट बार मिनिमम है। और अगर सर्कुलर कॉलम है तो 6 बार मिनिमम है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट में आपका मिनिमम डायमीटर 12 mm का होता है, ठीक है। और अगर हेलिकल रीइंफोर्समेंट लग रहा है आपका, ठीक है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट में बताया था ऐसे जाता है हेलिकल रीइंफोर्समेंट, ठीक है। अगर हेलिकल रीइंफोर्समेंट है तो चाहे रेक्टेंगुलर हो चाहे सर्कुलर हो, 6 बार तो मिनिमम है, ठीक है। चलिए, उसके बाद स्पेसिंग ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार की स्पेसिंग के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। वो 300 mm से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। ये बताया था मैंने। फिर उसके बाद मैंने लैटरल और ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट के डाया के बारे में बताया था। लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट का मिनिमम डाया 12 mm होता है, ठीक है। लैटरल टाइस का मिनिमम डाया आपका 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार या 6 mm, इसमें से जो भी मैक्सिमम है वो आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ डायमीटर ऑफ लैटरल टाई होता है, ठीक है। पिच आपका कुछ नहीं है, पिच आपकी स्पेसिंग है लेटरल टाइस की, ठीक है। लेटरल टाइस करके जाता है ऊपर, है ना। तो इनके बीच में जो वर्टिकल स्पेसिंग है, ठीक है, जो वर्टिकल स्पेसिंग है उसी को ये लोग पिच बोलते हैं, ठीक है। तो पिच के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। लेटरल टाइस के लिए क्या क्या लिमिटेशंस हैं, वो शुड नॉट बी ग्रेटर देन दी मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो भी मिनिमम आएगा उससे ज्यादा नहीं हो सकती आपकी पिच की वैल्यू, ठीक है। लीस्ट लेटरल डायमेंशन मतलब आपका विड्थ है और डेप्थ है, ठीक है। इसमें से जो लीस्ट होगा वो आपका हो जाएगा लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। फिर दूसरा है 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ स्मॉलेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार, ठीक है। यहाँ पे लार्जेस्ट था, यहाँ पे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। उसके बाद 300 mm, तीनों क्राइटेरिया का वैल्यू निकालना है, जो भी मिनिमम आएगा वो आपके लेटरल टाइस की मैक्सिमम स्पेसिंग को गवर्न करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हेलिकल रीइंफोर्समेंट की डायमीटर, हेलिकल रीइंफोर्समेंट और नॉर्मल लेटरल टाइस दोनों का ही डायमीटर का सेम ही क्राइटेरिया है, ठीक है। 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गिट्यूडनल बार और 6 mm, ठीक है। दोनों का ही क्राइटेरिया सेम है डायमीटर में, बस आपके स्पेसिंग में चेंज हो जाता है डिफरेंस। स्पेसिंग में आपका पिच ऑफ लेटरल टाई शुड नॉट बी मोर देन 75 mm या 1/6 ऑफ डायमीटर ऑफ कोर। डायमीटर ऑफ कोर मैंने बताया था, जैसे आपका ये सर्कुलर कॉलम है तो ये पूरा का पूरा अगर डायमीटर होगा तो वो ग्रॉस डायमीटर कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ग्रॉस डायमीटर, ठीक है। और ये आपका हेलिकल रीइंफोर्समेंट ऊपर से ऐसे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्लियर कवर माइनस कीजिए, यहाँ से आप क्लियर कवर माइनस कीजिए। क्लियर का कितना होता है कॉलम का, 40, ठीक है। तो ग्रॉस एरिया -2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है। तो ये क्या बताएगा हमारा डायमीटर ऑफ कोर, ठीक है। तो इसी डायमीटर ऑफ कोर का 1/6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका हेलिकल रीइंफोर्समेंट का पिच, ठीक है। पिच मतलब वर्टिकल स्पेसिंग बता दी मैंने। और पिच शुड नॉट बी लेस देन, आल्सो शुड नॉट बी मोर देन 75 और 1/6 ऑफ डायमीटर ऑफ कोर, एंड शुड नॉट बी लेस देन 25 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ द स्टील फॉर्मिंग द हेलिक्स, ठीक है। जैसे आपका ये हेलिक्स है, ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट है कि नहीं। तो इसका भी एक डाया होगा, है ना, ये भी तो एक स्टील है, तो इसका भी डाया होगा। तो इसका जो डाया है उसको मान लो आप फाई एच मान लो या फाई एस मान लो, ठीक है। तो इस डायमीटर के 3 टाइम्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, आप से कम नहीं होना चाहिए आपका हेलिक्स का पिच, ठीक है।
चलिए, उसके बाद कुछ था कि लॉन्गिट्यूडनल बार्स के इर्द गिर्द लेटरल टाइज को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है, ये आपको खुद करना है, ठीक है, मैंने कल समझा दिया था। आपका पेज नंबर 49 में ये डायग्राम्स के साथ एक्सप्लेन्ड है, आईएस कोड का ही टेक्स्ट है, आईएस कोड का ही फिगर है, ठीक है, आपको ये पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपका लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स एंड कंप्रेशन, तो इसमें मैंने कुछ आपके assumptions जो है कॉलम में वो बताए थे। प्लेन सेक्शन रिमेन्स प्लेन आफ्टर कंप्रेशन, वो तो पता ही है हमको, ठीक है। और फिर 1.5 का फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, इसका स्ट्रेच डायग्राम ऐसा होता है, उसका एरिया 0.36 इंटू एफ सी के इंटू एक्सयू, 0.42 एक्सयू सेंट्रॉइड, इतना नीचे होता है वो ऊपर से, ठीक है। एडिशनली कॉलम में ये दो और आते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एक्सियल कंप्रेशन, आपका जो बीम होता है वो बेंडिंग कंप्रेशन में था, तो इसलिए उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन कितना था 0.0035, ठीक है। पर कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन होता है, हम बेंडिंग डिजाइन नहीं करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक्सियल कंप्रेशन होता है, इसलिए कॉलम में कंक्रीट का मैक्सिमम स्ट्रेन 0.002 होता है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर अगर बेंडिंग हुई, इनकेस अगर बेंडिंग हुई तो उसके लिए ये वाला क्राइटेरिया है कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड फाइबर subjected to axial compression and bending, but when there is no tension on the section is taken as 0.0035, ठीक है, minus 0.75 into लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर, ठीक है, लीस्ट कंप्रेस्ड फाइबर जो होगा उसका जो स्ट्रेन होगा वो इंटू 0.75, ये आप 0.0035 से माइनस करोगे, ठीक है। ये इतना समझने का नहीं है, ये लॉन्ग कॉलम में यूज होगा जनरली, और लॉन्ग कॉलम के सिलेबस में नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है, ठीक है, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है इसका ध्यान रखना है, वरना ये लॉन्ग कॉलम में यूज होता है, ठीक है। चलिए, फिर हम आज शॉर्ट कॉलम का डिजाइनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इसको देखिए, मैं 1 मिनट में आया, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ई मिनिमम जो इसेंट्रिसिटी, मिनिमम इसेंट्रिसिटी कितना होना चाहिए, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था L/500 प्लस D/30 वही फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था L/500 प्लस D/30 निकालेंगे और 20 mm निकालेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में जो भी ज्यादा वैल्यू होगी उसी को हम मिनिमम इसेंट्रिसिटी का वैल्यू मानेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं 1 मिनट में आया। चलिए, तो मिनिमम इसेंट्रिसिटी का, चलो मैं यहाँ स्लाइड को शुरू करता हूँ यहीं से, ठीक है। चलिए, डिजाइन ऑफ शॉर्ट कॉलम, ठीक है, पेज नंबर 71, अपना आईएस कोड खोल के बैठना, ठीक है। जो भी यहाँ पे वैल्यूज आएंगी, फॉर्मुलेज आएंगे, सारे आईएस कोड से लिए हुए हैं, ठीक है। चलिए, शॉर्ट कॉलम, हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कॉलम को डिजाइन करेंगे, ठीक है। शॉर्ट कॉलम में एक तो क्या था बताओ, ये ठीक है, बताओ शॉर्ट कॉलम में एल इफेक्टिव बाई डी एंड एल इफेक्टिव बाई बी, दोनों के दोनों किस वैल्यू से कम होते हैं बताओ, दोनों के दोनों किस वैल्यू से कम होते हैं बताओ, बताओ बताओ। 3 लोगों का आंसर आया है, और बताओ। 5 लोगों का आंसर आ गया, वेरी गुड। अब देखते हैं आंसर आ क्या रहा है। 12, आदित्य कुमार साहा और शिवम कुमार, 12 होगा, 12। 3 जो आप बोल रहे हैं वो पेडेस्टल के लिए होता है, ठीक है। आदित्य कुमार साहा और शिवम कुमार सिंह, वो आपका पेडेस्टल के लिए होता है, ठीक है, याद रखना, पेडेस्टल के लिए होता है। तो 12, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये चीज चेक करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको क्राइटेरिया 1 ये है आपका, ठीक है। इस क्राइटेरिया को अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। 2 और क्राइटेरिया आएंगे अभी, वो हम पढ़ते हैं क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। ई मिनिमम मैंने बता दिया है, ई मिनिमम मैंने बता दिया है, ई मिनिमम क्या होता है आपका एल नॉट, इसमें अनसपोर्टेड है, ठीक है, बताओ, ठीक है, प्लस D/30 और 20 mm, तो इन दोनों में जो भी वैल्यू ज्यादा होगी वो आपका क्या बन जाएगा, ई मिनिमम, ठीक है, ई मिनिमम। ये बताओ, ई मिनिमम में हम ये कौन सा वैल्यू यूज कर रहे हैं, अनसपोर्टेड, ये अनसपोर्टेड लेंथ है या इफेक्टिव लेंथ है बताओ, अनसपोर्टेड लेंथ यूज कर रहे हैं या इफेक्टिव लेंथ यूज कर रहे हैं यहाँ पे ई मिनिमम के लिए बताओ। और बढ़िया, अनसपोर्टेड, बिल्कुल सही मोहम्मद, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉलम और लेटरल टाइज हैव डिजाइन फॉर दी फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहली बात तो ई मिनिमम समझ गए हम, अगर ई मिनिमम के बाद उसको शॉर्ट कॉलम भी होना है, ठीक है, तो ई मिनिमम should not be greater than 0.05
5 इंटू डी, ठीक है, समझ गए, समझ गए। आपका जो भी इसका डेप्थ होगा, जो भी, जैसे आप समझ लीजिए ये रेक्टेंगुलर कॉलम है, ठीक है, डी है, डी है, ठीक है, तो 0.005 डी से ही बड़ा नहीं होना चाहिए उसको, और 0.005 डी से ही बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों से ही, दोनों से ही, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया अगर फेल करता है वो बन जाएगा लॉन्ग कॉलम, ठीक है। तो देखिए 0.005 डी ही क्यों लिखा है यहाँ पे, आप बोलोगे जब डी क्यों लिखा है यहाँ पे, तो देखो अगर 0.005 डी से बड़ा होगा तो 0.005 बी से भी तो बड़ा ही होगा ना वो, है कि नहीं। तो गवर्निंग क्राइटेरिया कौन सा हो गया, 0.005 डी, है ना। अगर 0.005 डी से आपने चेक कर लिया तो 0.005 बी से ही बड़ा ही होगा वो, है कि नहीं, क्योंकि बिड जनरली आपका डी जनरली डी से कम होता है कि नहीं। तो क्वेश्चन में चेक कर लेना, वैसे आपके खुद के श्योरिटी के लिए आप दोनों वैल्यू चेक कर लेना, 0.005 बी, 0.005 डी। जनरली जो वैल्यू बड़ी होती है बी या डी में से, उसके साथ चेक कर लेंगे, छोटे वैसे ही बड़ा ही होगा या छोटा ही होगा, ठीक है। चलिए अगर ये 0.005 डी से छोटा हुआ, ठीक है, तो आप इससे भी चेक करना फिर, ठीक है। चलिए जनरली बस 0.005 डी से चेक करने से ही बात बन जाती है, ठीक है। आपका ई मिनिमम पहले निकालोगे आप इस वाले फॉर्मूले से, उसके बाद इसको चेक करोगे कि 0.005 डी से छोटा है कि नहीं, ठीक है। उससे छोटा या एट द मोस्ट उसकी इक्वल होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो शॉर्ट कॉलम नहीं कहलाएगा वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये है मास्टर फॉर्मूला, ठीक है। आपका कॉलम का चैप्टर यही इसी फॉर्मूले पे शुरू होता है, इसी फॉर्मूले पे खत्म। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ठीक है। पीयू मतलब फैक्टर्ड एक्सियल लोड, एक्सियल लोड कैपेसिटी, फैक्टर्ड एक्सियल लोड कैपेसिटी ऑफ कॉलम ऑफ शॉर्ट कॉलम, ठीक है, लॉन्ग कॉलम की बात नहीं हो रही, ऑफ शॉर्ट कॉलम, ठीक है। इसमें क्या क्या चेक करना है, एक तो एल इफेक्टिव बाई बी या एल इफेक्टिव बाई डी, दोनों के दोनों डी से कम होने चाहिए, दोनों के दोनों 12 से कम होने चाहिए, और ई मिनिमम लेस देन इक्वल टू 0.05 डी, ठीक है। ये दोनों क्राइटेरिया जब सेटिस्फाई करते हैं उसके बाद ही आप ये फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला है, 0.4 इंटू एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 इंटू एफ वाई इंटू ए एस सी। ए एस सी क्या है, जो लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट, ठीक है, लेटरल टाइप का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसमें। आपको लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट आपने दिया है स्टील का, उसको उसका एरिया, और एसी होता है कंक्रीट का एरिया, ठीक है। तो जनरली क्या होता है क्वेश्चन में आपका ये गिवन रहेगा कि भाई देखो इतना फैक्टर्ड लोड है, इसके लिए बताओ एरिया ऑफ स्टील कितना चाहिए हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ स्टील को एरिया ऑफ कंक्रीट, ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट, ठीक है, इनटू 1% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट मान लेते हैं एरिया ऑफ एएससी को, ठीक है। एएससी को हम मान लेते हैं 1 to 2% हम मान लेते हैं एएससी को, ठीक है। 0.8% मिनिमम होता है, तो 1 to 2% ऑफ एजी उसको हम मान लेते हैं एएससी को, ठीक है। तो एसी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा एजी जो ग्रॉस एरिया है, ठीक है, माइनस एएससी, ठीक है, यही हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये भी एएससी के उसमें आ गया, ये भी एएससी के टर्म्स में आ गया, ये भी एएससी के टर्म्स में आ गया। एजी जो है हमारा, जो एजी है वो हमारा गिवन रहा क्वेश्चन में। जैसे समझ लो कि अगर हमें गिवन है क्वेश्चन में कि 200 mm क्रॉस 300 mm, ठीक है, इसका रेक्टेंगुलर कॉलम है, इसको डिजाइन करना है, तो ये जो एरिया है ये हमें एजी बताएगा, ठीक है, एजी, ठीक है, एजी, ठीक है, एरिया ऑफ ग्रॉस, ठीक है, एरिया ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है। तो उसका 1 to 2% हमें मानना है एएससी को, ठीक है। तो एएससी का वैल्यू आ गया, एसी का वैल्यू आ गया, ठीक है, क्योंकि ये पूरा का पूरा इक्वेशन एएससी के टर्म में बन जाएगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, ई मिनिमम का वैल्यू, ई मिनिमम किससे कम होना चाहिए, और पीयू की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये तीन आपके मेन फॉर्मूलेज हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। एजी है ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम, ठीक है रोहित, हम आगे जाके पढ़ेंगे ना न्यूमेरिकल, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, if the minimum eccentricity is greater than 0.05 d, the section is designed for combined axial load and bending, उसमें आपका PU वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है। ये वाला केस जो है कोई सिलेबस में नहीं है, और वैसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये वाला चीज नहीं आती है, ठीक है। जब E आपका 0.05 डी से ज्यादा हो, मतलब इसेंट्रिसिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि बेंडिंग के लिए भी डिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। बेंडिंग में डिजाइन के लिए काफी सारे कोड्स और वैल्यूज लगते हैं, इसलिए
एग्जाम में भी वो नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। आपका सिर्फ ई लेस देन 0.05 डी वाला क्राइटेरिया जो कि शॉर्ट कॉलम का होता है, सिर्फ और सिर्फ वही यूज होगा, ठीक है। अब देखो इसमें ये बताया है कि अगर अगर आपके ई को ई मिनिमम 20 mm तो होगा ही, 20 mm से कम तो होगा नहीं ई मिनिमम। तो अगर 20 mm एंड ई मिनिमम जो 20 mm है वो लेस देन इक्वल टू 0.05 डी होना चाहिए, है कि नहीं। डी क्या होना चाहिए, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.005 को उसके नीचे भेज दो, क्या हो जाएगा 400 mm, ठीक है 400 mm। तो ये बता रहा है कि जो ये पीयू वाला फॉर्मूला है 0.4 इंटू एफ सी के इंटू ए सी प्लस 0.67 इंटू एफ वाई इंटू ए एस सी, ये सिर्फ तभी वैलिड है जब आपका कॉलम का साइज जो हो वो 400 mm से ज्यादा या उसके इक्वल हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट कॉलम तभी कहलाएगा वो कॉलम, और वो फॉर्मूला पीयू वर्ड तभी लगेगा जब आपका साइज ऑफ कॉलम 400 mm से इक्वल हो या ज्यादा हो, ठीक है, ठीक है। और अगर एल के टर्म में देखेंगे, अनसपोर्टेड लेंथ के टर्म में देखेंगे, तो डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.12 एल, ठीक है। यहाँ पे एल क्या है बताओ, अनसपोर्टेड लेंथ है कि नहीं, अनसपोर्टेड लेंथ है। तो या तो डी 400 mm से ज्यादा हो, ठीक है, या तो डी 0.12 एल से ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पर भी देखो एल बाई 500 प्लस डी बाई 30 लेस देन इक्वल टू 0.005 डी कर दिया है, 0.05 डी, ठीक है, ठीक है। इसको इधर ले गए और फिर सॉल्व करने पे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0.12 है, ठीक है। तो कंक्लूड क्या करेंगे हम, ऑल कॉलम विच हैव d लेस देन 400 mm और लेस देन 0.12 l minimum eccentricity will be greater than 0.05 d and hence equation 1 will not be applicable। equation 1 क्या था, वही pu वाला फॉर्मूला, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है। चलिए, शॉर्ट कॉलम इज हेलिकल रीइंफोर्समेंट। देखिए हेलिकल रीइंफोर्समेंट क्या होता है ना, हेलिकल रीइंफोर्समेंट की वजह से डक्टिलिटी 5% बढ़ जाती है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, 5% डक्टिलिटी बढ़ जाती है। तो पीयू का फॉर्मूला हो जाता है पीयू इज इक्वल टू 1.05 इंटू आपका फॉर्मूला क्या था 0.4 इंटू एफ सी के इंटू ए सी, ठीक है, प्लस 0.67 इंटू एफ वाई इंटू ए एस सी, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सेम ही है, तो हमने पहले पढ़ा, बस में 1.05 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, क्योंकि डक्टिलिटी हेलिकल रीइंफोर्समेंट वाले कॉलम की 5% ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। Column with helical reinforcement are more ductile and have improved strength. Thus, the load capacity is more than that of column with lateral ties. ठीक है, तो IS 456 2000 आपके पेज नंबर 71 में है शायद ये वाला प्रोविजन हेलिकल का, ठीक है। तो इसमें नहीं है, इसमें कहां पर है बता दूंगा आपको बाद में, ठीक है। बाकी आपको ये ध्यान ध्यान रखना है, नहीं इसमें है, ठीक है। आपका पेज नंबर 71 में 39.4 क्लॉज है, ठीक है, उसमें लिखा हुआ है कि आपका safe load for column with helical reinforcement is 1.05 times the safe load carried by similar column with lateral ties, ठीक है, ठीक है। चलिए अब आपको ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है हेलिकल रीइंफोर्समेंट में, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ठीक है। एजी है आपका एरिया ऑफ ग्रॉस, ठीक है, मैंने बताया था ग्रॉस एरिया क्या होता है अभी, ठीक है। और ए के है एरिया ऑफ कोर, ठीक है, एरिया ऑफ कोर। तो कोर मैंने बताया था क्या होता है, कोर मैंने बताया था ना, डीसी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस डायमीटर माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, ठीक है। तो जब इसी डायमीटर से आप एरिया निकालोगे वो एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डीसी का स्क्वायर, ठीक है। और एजी क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू डीजी का स्क्वायर, ग्रॉस ग्रॉस डायमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये एजी हो गया, ये एसी हो गया, ठीक है। इट शुड बी लेस देन इक्वल टू, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू बी एच अपॉन बी सी, ठीक है। बीसी क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोर क्या होगा, एरिया ऑफ कोर तो पता है हमें, वॉल्यूम ऑफ कोर पर मीटर लेंथ, तो इंटू 1000 mm कर दो इसको, ठीक है, 1000 mm कर दो, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोर पर मीटर लेंथ, और बीएच क्या है, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स पर मीटर लेंथ, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से समझना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स समझ रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोर, एरिया ऑफ ग्रॉस समझ रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोर कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपका हेलिक्स जा रहा है, ठीक है, हेलिक्स जा रहा है, ठीक है, ये हेलिक्स गया आपका, ठीक है।
तो हमें वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स पर मीटर लेंथ निकालना है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका डायमीटर क्या है, इसका डायमीटर 5s मान लो। ठीक है, 5s स्पाइरल है ना, स्पाइरल या हेलिक्स। ठीक है, 5s 5h जो मानना है मान लो। ठीक है, तो एक का तो इसका एरिया कितना हुआ, एरिया हुआ π/4 इंटू 5s का स्क्वायर, है कि नहीं। π/4 इंटू 5s का स्क्वायर हो गया। उसके बाद अब हमें ये जानना है इसकी लेंथ कितनी है कि नहीं। इसकी एरिया, एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ क्या होता है एक सर्कल का, सर्कमफ्रेंस ही तो होता है। तो सर्कमफ्रेंस कितना होगा इसका, पाई इंटू, देखो सर्कमफ्रेंस आपको याद है क्या होता है, 2πr। आर क्या होता है, d/2, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू डी। ठीक है, तो उसी हिसाब से कौन सा डी लेंगे हम यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल का सर्कमफ्रेंस वहां तक कैसे पहुंचेंगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्पाइरल पाई ds लिख दो यहाँ पे। ठीक है, अब ये तो एक का हो गया ना, इसका एरिया इंटू इसी का लेंथ, तो ये एक स्पाइरल का हो गया। एक मीटर में कितने स्पाइरल है, अगर समझ लो कि ये 1 मीटर है, समझ लो ये 1 मीटर है, 1 मीटर लेंथ पे तो वॉल्यूम निकालनी है। अगर 1 मीटर है कितने स्पाइरल होंगे इसमें, डिवाइडेड बाय उनकी स्पेसिंग, है कि नहीं। तो इंटू 1000/p। ठीक है, समझ में आया आपको, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स समझ में आया आपको। इस फॉर्मूले में कोई भी डाउट है पूछो मुझसे। π/4 इंटू 5s का स्क्वायर इंटू पाई इंटू ds। ठीक है, डायमीटर ऑफ डाया ऑफ रुको सरकम डाया ऑफ स्पाइरल का वो मतलब समझाता हूं मैं आपको। देखिए आपका ये होता है पूरा कॉलम। ठीक है, ये कॉलम पूरा होता है, ऊपर देखोगे हेलिक्स ऐसे दिखेगा, हेलिक्स ऐसा दिखेगा, है कि नहीं। तो ये जो है ये तो आपका डीजी है। ठीक है, ग्रॉस डायमीटर। ठीक है, और इसके बाहर से लेके इसके बाहर तक वो कितना होता था मैंने बताया था, वो है डायमीटर ऑफ कोर, है कि नहीं, डायमीटर ऑफ कोर। और इसके मिड से इसके मिड तक, हेलिक्स के मिड से मिड तक अगर आप डायमीटर देखोगे तो वो आएगा आपका ds। ठीक है, मिड से मिड तक। तो ds कैसे निकालोगे, ds कुछ नहीं होगा आपका dc माइनस डायमीटर ऑफ हेलिक्स कर दोगे आप। ठीक है, ये डायग्राम फिर से बनकर आएंगे, आपको बस इसमें dh वाला फॉर्मूला समझना था, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला समझना था। ठीक है, और ये समझना था कि ds क्या है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, shall not be less than this the ratio of volume of helical reinforcement मतलब VH। ठीक है, मतलब VH to the volume of core मतलब VC shall not be less than 0.36 into AG by AK minus 1 into FCK by FY। ठीक है, ये देखिए डायमीटर ऑफ कोर कर रहा है ये एक्सप्लेन। ठीक है, और हेलिकल रीइंफोर्समेंट के मिड से इस हेलिकल रीइंफोर्समेंट के मिड से मिड तक का उसको क्या बोलते हैं हम, DS। ठीक है, तो डी, ठीक है, तो क्या क्या है, DC कैसे निकालते हैं, DG माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। ठीक है, और DS कैसे निकालते हैं, DC माइनस डायमीटर ऑफ हेलिक्स। ठीक है, चलिए ठीक है, तो देख लीजिए ये। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर शुड बी ग्रेटर देन 0.36 इंटू AG by AK माइनस 1 इंटू FCK by FY। ठीक है, समझ गए। एक मिनट, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स क्या आया था हमारा, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स बाय वॉल्यूम ऑफ कोर है। ठीक है, क्या आया था, π/4 इंटू हेलिक्स का डायमीटर का स्क्वायर। ठीक है, इंटू पाई इंटू ds। ठीक है, इंटू 1000/p, यही आया था, है कि नहीं। और नीचे क्या था वॉल्यूम ऑफ कोर, π/4 इंटू dc का स्क्वायर इंटू मीटर लेंथ है इसलिए 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो देखिए 1000 और 1000 कट जाएगा, तो इसलिए अगर आप बुक में देखेंगे तो ये 1000 मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, तो सीधा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, π/4 इंटू पाई का स्क्वायर इंटू पाई ds अपॉन p अपॉन π/4 इंटू dc का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको निकालने हैं। ठीक है, d से dc, d से ds।
ठीक है, चलिए AG is equal to pi by 4 d square, AK is equal to pi by 4 DC square, DC is equal to D minus 2 into clear cover, और D dash, ये D dash जो है यही DS मैंने बताया है, ठीक है, इसी को मैंने DS बताया है, ठीक है, DS is equal to D minus 2 into end cover, D क्या है यहाँ पे ग्रॉस डायमीटर, ठीक है, ग्रॉस डायमीटर, तो अगर उससे दो एंड कवर माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, DC बन जाएगा, और DC में से ही अगर आप हेलिक्स का डायमीटर और माइनस कर दोगे तो D डैश बन जाएगा, ठीक है, डी डैश या डी एस, जो भी आपको सही लगे, ठीक है, वो नोटेशन अपना लो, ठीक है, चलिए फॉर्मूले समझ गए हम लोग, वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स per mm लेंथ per mm हाइट, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ स्पाइरल इनटू एरिया ऑफ स्पाइरल अपॉन विड्थ ऑफ स्पाइरल, ठीक है, ये बताया था मैंने, पाई डी डैश लिखा हुआ है, मेरे में पाई इंटू डी एस था, बस ये डिफरेंस है, ठीक है, बाकी 1000 कट गया, तो और वैसे ही पर mm हाइट यहाँ पे लिया है, पर मीटर हाइट लो पर mm हाइट लो, क्या डिफरेंस बनता है, वो 1000 तो कट ही जाएगा, 1000 और 1 mm कट ही जाएगा वो तो, ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोर पर mm हाइट ऑफ कॉलम क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू DC स्क्वायर इंटू 1, ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स, अब स्टेप्स देखेंगे, ठीक है, मैंने कहा था क्या क्या गिवन रहेगा आपको, फैक्टर्ड लोड गिवन रहेगा, ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील गिवन रहेगा, ठीक है, ये दोनों गिवन रहेंगी आपको, ठीक है, एज्यूम परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील एज्यूम करना है आपको, तो एज, तो P इंटू एजी आ गया, ठीक है, डिटरमिन AC इन टर्म्स ऑफ एजी, AC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्रॉस माइनस ASC, और ASC हमने एरिया ऑफ ग्रॉस के साथ तो कुछ माना हुआ है, तो AC भी एरिया ऑफ ग्रॉस के टर्म में आ गया, और ASC भी एरिया ग्रॉस के टर्म में आ गया, ठीक है, तो हमारा एरिया ग्रॉस का एक इक्वेशन बन जाएगा, उससे एरिया ग्रॉस की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, उसके बाद आपको बस इस वाले फॉर्मूले में डालना है, PU हमें गिवन ही है, FCK गिवन है, FY गिवन है, ASC हमारा एरिया ऑफ ग्रॉस के टर्म में आ गया, और ये भी हमारा एरिया ऑफ ग्रॉस के टर्म में आ गया, ठीक है, तो इससे क्या निकलेगा हमारा एरिया ग्रॉस, ठीक है, कॉलम का ग्रॉस एरिया, ठीक है, तो उसी को आप अगर आपका रेक्टेंगल है तो B या D, तो इसमें इसमें आप BD का कोई रेशियो मान लीजिए, उससे आप विड्थ भी निकालिए, डेप्थ भी निकाल लीजिए, या फिर अगर सर्कल है तो फिर तो आप आराम से निकाल सकते हो, पाई बाई 4 D स्क्वायर होता है वो, ठीक है, चलिए ठीक है, ASC is equal to P into AG, कैलकुलेट AG as all other terms are known, ठीक है, हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको आप समझ में आ जाएगा, ठीक है, स्क्वायर कॉलम के लिए B स्क्वायर is equal to AG, रेक्टेंगुलर के लिए B into D is equal to AG, assume B and calculate D, या तो B को एज्यूम कर लीजिए या B by D का कोई रेशियो मान लीजिए, 2 मान लीजिए, 3 मान लीजिए, कोई भी जो भी आपकी इच्छा है, ठीक है, और इच्छा मतलब इतनी भी इच्छा नहीं कि बिल्कुल ही बहुत ही अजीब सी वैल्यू ले लो आप, ठीक है, 1.5 2 का रेशियो ले लो, ठीक है, या फिर बी को एज्यूम कर लो कि 200 mm का बी हुआ तो डी कितना आएगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ एज्यूम करो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा बी कितना एज्यूम करना चाहिए, किसके आसपास कॉलम का बी होता है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइड एरिया ऑफ स्टील, डिजाइन लेटरल टाई एज पर IS स्पेसिफिकेशन, लेटरल टाई मैंने बताया, डायमीटर क्या होता है 1/4, ठीक है, और 6 mm, ठीक है, और स्पेसिंग, स्पेसिंग आपको बताइए, लीस्ट लेटरल डायमेंशन या फिर 16x5 या फिर 300 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हेलिकल हेलिकल हुआ तो सबसे पहले आप वो फॉर्मूले से BH/BC से उससे पिच निकालेंगे, ठीक है, हम समझेंगे आगे जाके, ठीक है, चलिए, if the length of column is given then calculate L effective on the basis of end condition, मैंने बताया था अगर लेंथ ऑफ कॉलम गिवन है इसका मतलब है अगर लेंथ ऑफ कॉलम में इफेक्टिव नहीं लगा हुआ है इसका मतलब क्या है, वो L नॉट की वैल्यू या अनसपोर्टेड लेंथ की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तो जो एंड कंडीशंस होगा उसके हिसाब से टेबल 28 से आप इफेक्टिव लेंथ का फैक्टर निकालोगे, ठीक है, उसके बाद आप स्लैंडरनेस रेशियो के लिए चेक करोगे, L effective by B, L effective by D, मैंने बताया था PU का फॉर्मूला क्या होता है, PU का जो फॉर्मूला है शॉर्ट कॉलम वाला वो कब कब लगता है, जब आपका E मिनिमम इज लेस देन 0.05 D, और दोनों E minimum is less than 0.05 D and L effective by D या L effective by B दोनों के दोनों लेस देन 12 होते हैं, ठीक है, तो वो भी आपको चेक करने हैं, ठीक है, L effective by B लेस देन 12 ये भी चेक करना है, और E मिनिमम आपका 0.05 D से कम है, ठीक है, ये दोनों चीजें आपको चेक करनी है लास्ट में, ठीक है, सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद लास्ट में आपको ये चेक करना है, अगर शुरुआत में शुरुआत में चेक कर लो, शुरुआत में चेक कर नहीं पाओगे क्योंकि आपको डी की वैल्यू पता नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि डी की वैल्यू निकाल रहे हैं ना हम ऊपर, डी की वैल्यू हम निकाल लेंगे, डी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद आप L इफेक्टिव और अनसपोर्टेड लेंथ के हिसाब से स्लैंडरनेस रेशियो और मिनिमम एसेंट्रिसिटी रिस्पेक्टिवली निकाल सकते हैं, ठीक है, और चेक कर सकते हैं कि हमने जो डिजाइन किया है वो शॉर्ट कॉलम के लिए किया है और शॉर्ट कॉलम ही है कि नहीं है, ठीक है, चलिए
न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये छोटा न्यूमेरिकल है, पहले ही कर देते हैं, उसके बाद अगले सेशन में बड़ा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या गिवन है, कंक्रीट शॉर्ट कॉलम, पहले ही शॉर्ट कॉलम दे दिया, बढ़िया, ठीक है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। 400 mm बाई 400 mm, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया, ठीक है, स्क्वायर है ये, हैज 4 बार्स और 20 mm डायमीटर, क्या है ये, एएससी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। डिटरमिन द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इफ M20 concrete is used and Fe415 steel is used, ठीक है। एज्यूम E minimum 0.05 D से कम है, वैसे भी शॉर्ट कॉलम बोल ही रखा है, तो E minimum लेस देन 0.05 D होगा ही, तो फटाफट आपको Q वाला फॉर्मूला लगाना है, Q इज इक्वल टू 0.45 FCK इंटू AC, ठीक है, प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ठीक है। तो मैं चीजें लिख देता हूँ, आप उसके आंसर बताइए, ठीक है। ASC क्या होगा, 4 बार्स है 20 mm के, तो 4 इंटू 5/4 इंटू 20 का स्क्वायर, ASC की वैल्यू बताइए मेरे को, ठीक है। उसके बाद AC की वैल्यू क्या होगी, AC की वैल्यू एरिया ऑफ ग्रॉस क्या होगा, एरिया ग्रॉस क्या होगा, 400 इंटू 400 है कि नहीं, एरिया ऑफ ग्रॉस यहीं से निकलेगा, ठीक है। 400 इंटू 400 एरिया ऑफ ग्रॉस हो जाएगा, ठीक है। तो AC क्या होगा, एरिया ऑफ ग्रॉस मतलब 400 इंटू 400 मतलब 400 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्टील, ठीक है। बताइए कितना निकला, ठीक है। उसके बाद दोनों को आपको यहाँ पे पुट करना है और मुझे PU की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए बताइए फटाफट, मैं भी निकाल रहा हूँ, आप लोग भी निकालिए। ASC की वैल्यू आई है मेरी 1256.63 mm स्क्वायर, ठीक है। आप लोग भी निकालिए, चेक कीजिए, ठीक है। AC की वैल्यू आई है 400 स्क्वायर माइनस आंसर, AC की वैल्यू आ गई मेरी 158,743.363 mm स्क्वायर, ठीक है। तो PU कितना हो जाएगा, 0.4 इंटू FC के है 20 इंटू AC है 158,743.363 प्लस 0.67 इंटू FY कितना है 415 इंटू 1256.63 डिवाइड, ओ नो, डिवाइड बाई 123, तो ये मेरा आया है कुछ 1619.35 किलो न्यूटन, ये मेरा आंसर आया है, ठीक है। सब चेक करेंगे अपने आंसर्स, ठीक है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सब लोग ने सही सही निकाल दिया है, ठीक है। तो क्यू निकालना समझ में आ गया है ना। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें क्यू गिवन होगा और उसके बाद से हम एरिया ऑफ स्टील निकालेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने कहा समझ में आ गया है, ठीक है। चलो जो हमने किया है वो लिखा भी आ जाएगा इधर, ठीक है। चलिए, सेम चीज सब कुछ, ठीक है। आगे, ठीक है। देयरफॉर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 1613.9.3 किलो न्यूटन, ठीक है। अभी देखिए, ये तो पीयू है, ये क्या है, ये अल्टीमेट या फैक्टर्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी है ना, फैक्टर्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर अगर मैं पूछता हूँ मुझे फैक्टर्ड नहीं चाहिए, मुझे सर्विसेबल लोड कैरिंग कैपेसिटी चाहिए, सर्विसेबल, तो क्या होगा बताओ, इसी पीयू को 1.5 से आप डिवाइड कर देंगे बस। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सर्विसेबल लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, ठीक है। पीयू जो हमारा था वो अल्टीमेट या फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी था, ठीक है। इनकेस अगर क्वेश्चन में कहीं पूछता है कि सर्विसेबल लोड कैरिंग कैपेसिटी भी बताओ, तो वो पीयू को 1.5 से आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड बाय 1.5, बिल्कुल सही, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का होता है, ठीक है। लोड वाला पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, ठीक है, तो उससे डिवाइड कर देंगे, बस ये छोटा सा चीज था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आरसीसी कॉलम, ठीक है, साइज दे रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो जो छोटा वाला है वो बी होगा, जो बड़ा वाला है वो डी होगा। इस कैरिंग फैक्टर्ड लोड है मतलब पीयू गिवन है, अगर फैक्टर्ड नहीं गिवन होता तो 1.1 से मल्टीप्लाई करते फिर पीयू को निकालते। डिजाइन द कॉलम एज्यूमिंग ई मिनिमम लेस देन 0.05 डी, ई मिनिमम लेस देन 0.05 डी है, शॉर्ट कॉलम अपने आप ही हो गया ये, ठीक है। लेंथ गिवन नहीं है तो हम मानेंगे कि लेंथ आपका ऐसा है कि एल इफेक्टिव बाई डी, एल इफेक्टिव बाई बी 12 से कम है, ठीक है। शॉर्ट कॉलम गिवन ही है वैसे भी, ठीक है। M25 कॉन्क्रीट है, Fe415 स्टील है, ठीक है। तो क्या करना है, PU इज इक्वल टू क्या होता है 0.4 इंटू FCK इंटू AC, ठीक है, प्लस 0.67 FY इंटू ASC, ठीक है, ठीक है। AG तो हमें गिवन ही है, AG कितना होगा 400 इंटू 500, ठीक है, AG हो गया, ठीक है।
एएससी को हम मान लेंगे, मान लीजिए 1% या 1.5% मान लीजिए, 1.5% ऑफ एजी, ठीक है। एएससी को मान लीजिए, तो एसी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा आपका एजी माइनस एएससी, जो भी यहाँ पे वैल्यू आएगी एएससी की, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, ठीक है, समझिए। एक मिनट रुको, एक मिनट, अगर हमने एसी को ऑलरेडी, एएससी को ऑलरेडी मान लिया तो फिर इसमें डिजाइन क्या होगा, एक मिनट रुको, हाँ ठीक है, इसमें आप ऐसा कर सकते हो, इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि आप एसी, एसी को मत मानो, ये वाली चीज मत करो, ठीक है, क्योंकि एसी तो गिवन है ना हमें, ये वाली चीज नहीं करनी, गलती से बता दिया था मैंने, ठीक है। एसी को मत मानो, एसी को अपने मान ही लिया शुरुआत में, निकालोगे क्या फिर, ठीक है। एसी को मानने वाला स्टेप मत करो, ठीक है, ये वाला स्टेप मत करो। आपको बस ये तो पता है ना कि आपका एजी क्या, आपका एसी क्या होता है, एजी माइनस एएससी, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3000 किलो न्यूटन है, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, 0.4 इंटू एफ सी के, एसी की जगह क्या लिखोगे, एसी की जगह लिखोगे एजी माइनस एएससी, है कि नहीं, एजी माइनस एएससी, ठीक है, प्लस 0.67 इंटू एफ आई इंटू एएससी, ठीक है। एजी की वैल्यू पता है हमें, एसी, एएससी अननोन है इसमें, है कि नहीं, सिर्फ एएससी अननोन है, तो एएससी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। एएससी की वैल्यू के बाद आपको एएससी प्रोवाइड करना है, एएससी के प्रोवाइड करने के बाद लैटरल टाइज देने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो मैंने मोटा मोटा बता दिया है, अब देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। डी 400, डी 500, यू गिवन है, ई मिनिमम 0.05 डी से कम है, तो आपका शॉर्ट कॉलम वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। चलिए, U is equal to 0.4 FCK into AC plus 0.67 into FI into ASC, ठीक है। AC क्या है, AG माइनस ASC, ASC को मानना नहीं है कुछ, ठीक है, ASC को मान लोगे तो फॉर्मूले में क्या लगाओगे, ठीक है। चलिए, एरिया ऑफ स्टील, ठीक है, यही इक्वेशन बनी थी हमारी, ठीक है। तो बस इससे हमारा ASC आ गया 3730.6 mm², ठीक है। अब इसी को प्रोवाइड करना है हमें, तो आपके ऊपर है, आपको कौन कितने कितने बार प्रोवाइड करने हैं, कौन से डाया का प्रोवाइड करना है, ठीक है। मान लीजिए 28 mm का डाया है, 28 mm का डाया है, तो बताओ नंबर ऑफ बार्स कितने आ जाएंगे, बताओ, फटाफट बताओ, जल्दी बताओ, नंबर ऑफ बार्स क्या आएंगे, मैं ये बताता हूँ, मैं कर रहा हूँ, आप लोग भी करिए, ठीक है। 3730.6, ये मेरे 6 के आसपास आ रहा है, ठीक है, 6.05 आ रहा है, ठीक है, 6.05 आ रहा है, ठीक है। तो आप 7 बार प्रोवाइड कर दीजिए, 8 बार प्रोवाइड कर दीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है, 7 बार या 8 बार, जो भी आपको सही लगे। वैसे 8 बार प्रोवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा, इवन हो जाएगा, ठीक है, इवन हो जाएगा तो ज्यादा अच्छे से वो बढ़ जाएगा पूरे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो हम प्रोवाइड करेंगे 8 बार्स प्रोवाइड करेंगे, 8 बार्स ऑफ 28 mm डाया, ठीक है। फिर कैसे प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा रेक्टेंगुलर बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। लेटरल टाइज अगले सेशन में बताता हूँ मैं आपको, ठीक है, अगले सेशन में देखते हैं लेटरल टाई कैसे करते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन का लेटरल टाई वाला पार्ट नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट सेशन का लिंक अभी आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ओके। चलिए सेशन 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ स्टील तक पहुंच गए थे हम लोग, ठीक है, एरिया ऑफ स्टील आ गया था हमारा, 28 mm का डाया हमने प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। कितने बार लगे थे हमारे, 8 बार लगे थे, ठीक है। कैसे उनको सजाते हैं उसके अंदर वो मैंने बता दिया था, ठीक है। अब इसके बाद लेटरल टाई की डिजाइनिंग करते हैं। लेटरल टाई की डिजाइनिंग में आपको याद है क्या क्या था, उसका डायमीटर 1/4 इंटू लॉन्गिट्यूडनल डाया का मैक्सिमम डायमीटर, तो मैक्सिमम डायमीटर क्या है 28, 1/4 ऑफ 28 क्या आ जाएगा 7 mm, तो ऑड का तो होता नहीं है, तो 8 mm डाया का लेटरल टाइप प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है। पहला क्राइटेरिया ये था, दूसरा क्राइटेरिया क्या था 6 mm, ठीक है। तो 6 mm से ज्यादा ये 8 mm, तो 8 mm डाया का लेटरल टाइप प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। और स्पेसिंग में क्या क्या था, स्पेसिंग में सबसे पहला क्राइटेरिया था 16 इंटू लीस्ट लेटरल डायमेंशन, ठीक है। तो 16 इंटू लीस्ट
सॉरी लीस्ट डायमेंशन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट क्राइटेरिया था आपका लीस्ट लेटरल डायमेंशन, जो आपका है लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या है, बी 400 mm। ठीक है, पहला क्राइटेरिया आ गया स्पेसिंग के लिए, स्पेसिंग के लिए या पिच के लिए, जो भी आप उसको माने। ठीक है, उसके लिए तीन क्राइटेरिया थे। पहला क्राइटेरिया लीस्ट लेटरल डायमेंशन, सेकंड था 16 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार्स में जो मिनिमम डायमीटर है, तो हमने एक ही डायमीटर का बार यूज किया है, तो 16 इंटू 28 क्या आ जाएगा, 16 इंटू 28 448, 448। ठीक है, और तीसरा क्राइटेरिया क्या था, 300। ठीक है, तो जल्दी बताओ पिच कितना प्रोवाइड करेंगे, तीनों में से कौन सा वैल्यू यूज करेंगे, कौन सा वैल्यू यूज करेंगे हम, बताओ जल्दी बताओ चैट पे, पिच के लिए कौन सी वैल्यू यूज करेंगे हम, बिल्कुल सही। ठीक है, 300 mm, 300 mm हमारा पिच हो जाएगा। ठीक है, तो 8 mm हमने डाया निकाल लिया था, और एट दी रेट कितने स्पेसिंग, 300 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये हमारी लैटरल टाइज की डिजाइनिंग हो गई। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इतना ही करना होता है कॉलम में। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो मैम ने 25 mm का यूज किया, तो 25 mm के बार 25 mm के बार मैम ने यूज किए। ठीक है, लेटरल टाइज डायमीटर शुड नॉट बी लेस देन 1/4 इंटू जो आपका लॉन्गिट्यूडनल बार्स का मैक्सिमम डाया है, मैम को 25 था, मैम ने 6.25 का 6.25 आया मैम का आंसर। और सेकंड क्राइटेरिया क्या था, 6 mm का, तो 6.25 तो कोई डाया नहीं होता, 7 भी कोई डाया नहीं होता, 6.25 से बड़ा कौन सा हुआ, 8 mm। 8 mm डाया का लेटरल टाई यूज किया स्पेसिंग के लिए, वही लीस्ट लेटरल डायमेंशन 16 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार्स में जो मिनिमम डायमीटर है 25 है दोनों में, और 300 mm, तीनों में से कौन सा मिनिमम हुआ, 300 mm। ठीक है, तो लेटरल टाई क्या हो गया, प्रोवाइड 8 mm लेटरल टाई एट 300 mm सेंटर टू सेंटर एज डबल टाई। ठीक है, डबल टाइज मतलब क्या हुआ, देखिए आपका ये 8 हमने कितने प्रोवाइड किए, 8 लॉन्गिट्यूडनल बार प्रोवाइड किए ना, तो ऐसे हम करेंगे उसको। ठीक है, तो डबल टाई मतलब पहला टाई तो वो वाला हो गया जो बाहर वाले बार्स को टाई करेगा। ठीक है, तो ये बाहर वाले बार को टाई करेगा। दूसरा देखो, ये बर्फी जैसा आया है ना, बर्फी जैसा, रोम्बस जैसा, काइट रोम्बस के शेप का, ये दूसरा टाई है। ठीक है, जिसने चार अंदर वाले 4 कॉलम्स को टाई किया। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं डबल टाई। ठीक है, समझ गए, एक क्वेश्चन समझ में आ गया, टाइज का अरेंजमेंट समझ में आ गया, लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट कैसे निकाला समझ में आ गया। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कॉलम था हमारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए, अब पहला क्या था, रेक्टेंगुलर कॉलम, अब आ गया सर्कुलर कॉलम। ठीक है, चलिए अब है सर्कुलर कॉलम। सर्कुलर कॉलम, इसमें आपका देखिए ग्रॉस एरिया नहीं गिवन है। ठीक है, एजी नहीं गिवन है। ठीक है, सिर्फ पीयू गिवन है, कितना, 1500 किलो न्यूटन, 1500 किलो न्यूटन। ठीक है, M25 कंक्रीट है, Fe415 स्टील है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एजी तो मान नहीं सकते कुछ, तो हम एएससी को देखिए इसमें एजी नहीं गिवन है, तो एएससी मान लीजिए आप, एएससी को मान लीजिए यहाँ पे 1% मान लीजिए एएससी को। ठीक है, एएससी को 1% ऑफ एजी मान लीजिए। ठीक है, एएससी को 1% ऑफ एजी मान लीजिए। ठीक है, और तो एसी क्या हो जाएगा, एसी हो जाएगा एजी माइनस एएससी, और एएससी क्या है 1%, तो 1% कितना होता है, 0.01 एजी हो गया ये। ठीक है, तो एसी क्या हो जाएगा, 0.99 एसी, 0.99 एजी, है कि नहीं। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा, 1500 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 0.4 इंटू एफ सी के इंटू ए सी, ए सी क्या है 0.99 एजी, है कि नहीं, 0.99 एजी है। ठीक है, प्लस, एक मिनट, हाँ यार आप लोग ड्राइंग मत कीजिए, मैं कभी कभी भूल जाता हूँ डिसेबल करना, तो आप बना देते हो इसमें ड्राइंग, ये ड्राइंग मत बनाइए प्लीज। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 0.67 इंटू एफ वाई इंटू ए एस सी, ए एस सी क्या था 0.01 ए जी। ठीक है, ठीक है, तो बस देखेंगे एजी के टर्म में आ गया पूरा इक्वेशन, तो एजी का आपका आंसर आ जाएगा, एजी का आंसर आ जाएगा आपका तकरीबन 177,438, 177,348 mm² आ जाएगा। ठीक है, एजी, और है कौन सा सर्कुलर कॉलम, तो अब बताइए सर्कुलर कॉलम का एरिया फैक्टर तो ऑलरेडी, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, फैक्टर लोड है ना ये, ओके 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 ओके, फैक्टर लोड नहीं है, तो ये इंटू 1.5 करेंगे पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया यार, मेरे को याद दिलाने के लिए बहुत बढ़िया। ठीक है,
वेरी गुड वेरी गुड। फैक्टर नहीं गिवन है इसलिए फैक्टर करेंगे पहले, ठीक है। 1.5 से फैक्टर करेंगे, यहाँ पे 1.5 का फैक्टर और लगाइए, ठीक है। ध्यान रखना इसका, ठीक है। मेरे को देखो, मेरे से गलती होगी, आपसे भी गलती हो सकती है, ठीक है। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करिए तो एजी का वैल्यू आपका ये आएगा, ठीक है। अब बताइए अगर एजी का वैल्यू ये है और सर्कुलर कॉलम है तो फटाफट बताइए डाया कितना आएगा। फटाफट बताइए डाया ऑफ सर्कुलर कॉलम कितना आएगा, बताओ। डाया कुछ आ रहा है मेरा, वेरी गुड। 476, 475.1 आ रहा है कुछ, तो उसको 476 पे आप मान लीजिए, ठीक है। तो 476 डाया आ गया। कौन सा डाया आया ये? ग्रॉस डायमीटर। कौन सा? ग्रॉस डायमीटर आया कि नहीं? ग्रॉस डायमीटर आ गया तो इससे हमारा एजी आ जाएगा, और एजी आ गया तो एएससी भी आ जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि एएससी 1% है, ठीक है। तो उससे फिर हमारा नंबर एरिया ऑफ स्टील आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टील से नंबर ऑफ बार आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, बस वही चीज लिखी हुई आएगी यहाँ पे, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, एक्चुअल लोड गिवन है तो फैक्टर भी होगा, ठीक है ना। चलिए, ठीक है। देखिए फैक्टर वाला स्टेप मैं भूल गया था, ठीक है, आप लोग मत भूलना, ठीक है। और शॉर्ट कॉलम है, शॉर्ट कॉलम बोल के रखा है, तो पी यू इक्वल टू 0.4 एफ सी के इंटू ए सी, ठीक है, प्लस 0.67 इंटू एफ बाई इंटू ए एस सी, ठीक है। एज्यूमिंग 1% ऑफ स्टील, ए एस सी आ गया, ए सी आ गया, ठीक है। ए जी आ गया, ए जी आ गया तो हमारा डी भी आ गया, ठीक है, डी भी आ गया। चलिए, तो टेकिंग डी इज इक्वल टू डी, उससे थोड़ा ज्यादा ही मानेंगे, ठीक है। तो आप ऐसे राउंड फिगर कर लीजिए कि 476 आया था, ठीक है, उसको आप 480 mm मान लीजिए या 500 mm मान लीजिए, पर मानना उससे ज्यादा ही, ठीक है, मानना उससे ज्यादा ही, ठीक है। अब ये बताइए, ये डी है 500 पर हमारा डी रिक्वायर्ड आया कितना था? 476 mm, ठीक है। तो ये पहली वैल्यू थी पर हमने यूज की ये वाली वैल्यू, ठीक है। अभी बताइए, मैंने आपको बताया था कि एएससी का जो मिनिमम वैल्यू होता है, एएससी का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है 0.8%, ठीक है, ऑफ एजी, और मैक्सिमम क्या होता है? 4% ऑफ एजी, ठीक है। तो इसमें इसमें जो एजी निकालेंगे वो किसके हिसाब से निकालेंगे? वैल्यू 1 की वैल्यू 2? बताओ, ये चेक करने के लिए। ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, बस मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। अगर हमें ये वाली चीज चेक करनी है 0.8% और 4% वाली, तो वो ये इसमें एजी होगा, उस एजी के लिए कौन सी वाली यूज करोगे? 1 वाली, 2 वाली? 2 नहीं यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे, 1। ये आंसर ध्यान, ने दोनों ही आंसर क्यों दे दिया? 470 भी 500 भी, मतलब कोई भी चुन लूं मैं उसमें से? 476 mm ही होगा ना? आपको याद नहीं आ रहा क्या? मैंने बताया था ना आपको कि इनकेस अगर आप एरिया एरिया ऑफ कंक्रीट उससे ज्यादा दे रहे हो, ठीक है, जितना रिक्वायर्ड है, तो ये जो चेक है मिनिमम एरिया ऑफ स्टील के लिए, ये चेक उसी के हिसाब से होगा जो वैल्यू हमारे फॉर्मूले के हिसाब से आई है। अच्छा अच्छा, ओके। आप सब लोग भूल गए हो शायद ये, ठीक है। वैल्यू 1 ही यूज होगी चेक के लिए, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले ने तो यही बताया ना कि 476 mm यूज करना है आपको। 500 तो आपने यूज किया है ना। तो जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है, जो हमें चेक करना है मिनिमम एरिया या मैक्सिमम के लिए, उसमें जो एजी यूज करेंगे वो 476 mm ही यूज करेंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया तो बताओ, देखो दोबारा बताया मैंने, समझ में आया तो बताओ। समझ में आ गया ना? ये ध्यान रखना। देखिए वैसे ये चेक नहीं करना होता आपको, ठीक है। क्वेश्चन में कहीं चेक नहीं हुआ ये, क्योंकि हमने ऑलरेडी 1% माना हुआ था एरिया ऑफ स्टील को, ठीक है। बट इन केस कभी अगर आगे जाके कोई क्वेश्चन आया, कोई एमसीक्यू आया कि यार मैंने दो डी की वैल्यूज हैं, तो जो फॉर्मूले से आया था वो 476 है, तो ये बताओ जो मिनिमम एरिया ऑफ स्टील है जो 0.8% होता है, और मैक्सिमम मैक्सिमम एरिया जो होता है 4% होता है, तो वो किससे निकालेंगे? फॉर्मूले वाले से डी से, तो या फिर जो हमने डी अज्यूम करा है उससे बड़ा, उसके हिसाब से। तो जो फॉर्मूले से जो डी आया है उसके हिसाब से निकालेंगे, ठीक है। डी इज इक्वल टू 500 हमने अपने सहूलियत के लिए निकाला है कि भाई इससे बड़ा कोई वैल्यू राउंड फिगर कर लो, ठीक है। चलिए, आईएस कोड का प्रोविजन है, ठीक है, ओके। चलिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, एएससी आ गई। एएससी कितनी थी? 1% थी, ठीक है। एएससी आ गई हमारी, ठीक है। यूजिंग 16 mm डायमीटर बार, नंबर ऑफ बार रिक्वायर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर तो, यहाँ पर इनने निकाल लिया है इसी से,
ठीक है। तो ये तो अपने खुद का कॉलम है, ठीक है। पर अगर हमें चेक करना होता उन फॉर्मूले से 0.8% या 4%, तो उसमें हम 500 नहीं, उसमें 476 मानते हैं, ठीक है। यहाँ तो हम खुद का डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए जो 1% ऑफ एएससी माना था हमने, एक्चुअली 1% ऑफ एएससी किसके हिसाब से माना था हमने, फॉर्मूले के हिसाब से, तो उसमें तो 476 आया था, तो 476 के हिसाब से देना चाहिए था हमें यहाँ पर। बट हमने तो अपने डिजाइन में डी को 500 मान लिया ना, तो इसलिए 1% मान लिया। बट अगर चेक करने के लिए बोलते कि यार 0.8% से चेक करो या 4% चेक करो, जो कोडल वैल्यूज है, जो कोड में परसेंटेज है, उससे चेक करो, तो हम 476 का डायमीटर यूज करते हैं एरिया निकालने के लिए, ठीक है। चलिए, 16 mm डायमीटर यूज किया, तो 10 mm आया, ठीक है। 10 बार्स है, ठीक है। तो सर्कुलर कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा होगा, ठीक है। ऐसे बार लगा देंगे और इनके इर्द गिर्द क्या लगा देंगे, लेटरल टाई, ठीक है। ऐसे लेटरल टाई आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, इसको इग्नोर करो, ठीक है। ऐसे इनके बाहर बाहर लेटरल टाई आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो वही देखिए, लेटरल टाई का तो पता ही है आपको क्राइटेरिया, ठीक है। एंड प्रोवाइड 10 बार 16 mm डायमीटर, ठीक है। लेटरल टाई विद इन सर्कुलर टाई, ठीक है। डायमीटर 1/4 इंटू 16, ठीक है। 16 mm का यूज किया है, तो 1/4 ऑफ मैक्सिमम डायमीटर लॉन्गिट्यूडनल बार 16 है, 4 mm 6 mm। तो बताओ डायमीटर ऑफ टाई क्या होगा, लेटरल टाई का 4 mm की 6 mm, बताओ चैट पे, इसका आंसर बताओ सही, 4 mm की 6 mm, बताओ चैट पे, 6 mm, वेरी गुड, ठीक है। 6 mm यूज करेंगे, ठीक है। डाया यूज कर लिया, ठीक है। अब मुझे खुद ब खुद मुझे पिच बताओ, खुद ब खुद पिच निकाल के बताओ, वो तीनों क्राइटेरिया यूज करो और बताओ पिच क्या होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया, थर्ड क्राइटेरिया। फर्स्ट क्राइटेरिया है लीस्ट लेटरल डायमेंशन, सेकंड है 16 इंटू लॉन्गिट्यूडनल बार्स का मिनिमम डायमीटर, ठीक है। और तीसरा है 300। तो जल्दी बताओ पिच क्या आएगा, पिच का आंसर क्या आएगा, बताओ। लीस्ट लेटरल डायमेंशन क्या हो जाएगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 256, ठीक है। 256, 256 को राउंड ऑफ करेंगे, तो बताओ, तो अगर 256 तो स्पेसिंग है ना, उसको राउंड ऑफ कहाँ करेंगे, 260 पे राउंड ऑफ करेंगे कि 250 पे राउंड ऑफ करेंगे, जल्दी बताओ। राउंड ऑफ किस पे करेंगे, 250 पे या 260 पे, अगर राउंड ऑफ करना होगा तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपको आज सीधे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका मतलब, ठीक है। 250 पे तो 16 mm डायमीटर की बार 10 यूज करेंगे, और लेटरल टाइज कितना यूज करेंगे, 6 mm का, 250 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। तो समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिच शुड बी लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, तो 256 mm आ गया, तो 256 mm को हमने 250 पे कर दिया राउंड ऑफ, ठीक है। तो ये आ गया हमारा फाइनल डायग्राम, ठीक है। देखिए इसको, बाकी मैं देखता हूँ अगर मुझे कोई और क्वेश्चन पढ़ाना हो कॉलम का। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, ठीक है। हेलिकल का मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल 10.8 है, ठीक है। पेज नंबर 236, ठीक है। वो आपको और देखना है, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट, हाँ। चलिए, तो मैंने व्हाइट बोर्ड खोल दिया, मेरे ख्याल से व्हाइट बोर्ड सबको दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल 10.8 कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देख, एग्जाम्पल 10.8 में मोटा मोटा बताता हूँ क्या बोल रहा है। डिजाइन अ सर्कुलर कॉलम ऑफ डायमीटर 400 mm, ठीक है। तो सर्कुलर कॉलम है, 400 mm डायमीटर गिवन है, ठीक है। सब्जेक्टेड टू अ लोड ऑफ, सिर्फ लोड गिवन है, तो पीयू कैसे निकालेंगे, 1.5 इंटू लोड जो गिवन है 1200, ठीक है। ये गिवन हमें, ठीक है। उसके बाद कॉलम इज हैविंग स्पाइरल टाइज, ठीक है। हेलिकल रीइंफोर्समेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। हेलिकल रीइंफोर्समेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। कॉलम इज 3 मीटर लॉन्ग एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, ठीक है। एल नॉट गिवन है हमें 3 मीटर, ठीक है। एल इफेक्टिव नहीं गिवन है,
इफेक्टिवली हेल्ड पोजीशन एट बोथ एंड बट नॉट रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। तो अगर आप टेबल नंबर देखोगे तो उसमें आपका जो फैक्टर आएगा 1 का आएगा, ठीक है। तो 1 इंटू एल नॉट, ये हमारा एल इफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो एल इफेक्टिव हमारा हो जाएगा 3 मीटर का ही, ठीक है, क्योंकि दोनों जगह ही रोटेशन हो रही है बट वो मूव नहीं कर रहा है वहां से, ठीक है। तो अगर आप देखोगे टेबल में, आपका पेज नंबर कौन सा है, ये पेज नंबर 94 में टेबल नंबर 28 में देखोगे आप, एक मिनट, हाँ मैं शेयर करता हूँ, आपको ज्यादा समझ में, ठीक है। आपको आई कोड मेरे ख्याल दिख रहा है, ठीक है। पेज नंबर 94 में हमें गिवन है यहाँ पे, ये देखिए, effectively held in position at both the ends but not restrained against rotation, ठीक है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, तो उसमें देखिए 1 इंटू एल है, ठीक है। चलिए, तो हम व्हाइट बोर्ड में वापस जाते हैं, ठीक है। एल इफेक्टिव आ गया 3 मीटर का, ठीक है। M25 कंक्रीट है, ठीक है। Fe415 हमारा स्टील है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन ना। चलिए, तो पीयू हमारा क्या था, 1200 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा, 1800, ठीक है। कितना हो जाएगा, 1800 किलो न्यूटन, ठीक है। इसमें देखिए शॉर्ट कॉलम नहीं गिवन है, सबसे पहले हम चेक करेंगे एल इफेक्टिव बाई बी या एल इफेक्टिव बाई डी, दोनों को चेक करेंगे हम, ठीक है। और स्लैंडरनेस रेशियो दोनों चेक करेंगे, ठीक है। तो डी हमें गिवन था, डी कितना था, 400 mm, ठीक है। एल इफेक्टिव कितना आया था हमारा, 3 मीटर, तो 3 मीटर कितना हो गया, 3000 mm हो गया, ठीक है। तो एल इफेक्टिव बाई डी कितना हो जाएगा, जल्दी निकालो, जल्दी बताओ मेरे को क्या हो जाएगा, है कि नहीं, कितना आ जाएगा, 7.5, 12 से कम है, तो शॉर्ट कॉलम हो गया कि नहीं, शॉर्ट कॉलम हो गया कि नहीं, इसके हिसाब से हो गया शॉर्ट कॉलम, ठीक है। और एक और चीज करते हैं, हम ई मिनिमम भी निकालते हैं, है कि नहीं, ये देखने के लिए कि प्यू वाला फॉर्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, ई मिनिमम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। ई मिनिमम क्या होगा, ई मिनिमम होगा एल बाई 500, रुको मैं पूरा क्लियर करता हूँ फिर निकाल, ई मिनिमम निकालो आप लोग भी, ई मिनिमम क्या होगा, एल बाई 500 प्लस डी बाई 30, है कि नहीं। एल बताओ कौन सा यूज करते हैं यहाँ पे, कौन सा एल यूज करते हैं, अनसपोर्टेड की इफेक्टिव, जल्दी बताओ चैट पे, ई मिनिमम के लिए कौन सा यूज करते हैं हम, अनसपोर्टेड, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। तो अनसपोर्टेड और एलिफेटेड दोनों ही सेम आया था इसमें, ये तो कोइंसिडेंस हो गया, वरना आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। प्लस डी बाई 30, डी 500 था, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 3000 बाई 500 प्लस डी बाई 30, ठीक है। ये आ गया 22.67, ठीक है। ये आ जाएगा 22, एक मिनट रुको, ओके ओके ओके, डी मैंने गलत यूज कर लिया, डी आपका इतना नहीं है, डी आपका 400, ठीक है, डी आपका 400, 22 नहीं आएगा, 19 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, 19 पॉइंट समथिंग, 19.33, ठीक है। तो ये बताओ, एक तो ये है, ठीक है, और एक मैंने क्या बताई थी, 20 mm, है ना। तो बताओ ई मिनिमम की वैल्यू क्या होगी, 20 या 19.33, बताओ कौन सी होगी, 20, बिल्कुल सही, ठीक है, 20, ठीक है। अब देखो जो पी वाला फॉर्मूला है उसके लिए एक तो था कि एल इफेक्टिव बाई डी लेस देन 12, तो वो तो आ ही गया था, और ई मिनिमम किससे कम होना चाहिए, ई मिनिमम शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.05 डी, है कि नहीं। तो 0.05 डी कितना होगा, 0.05 इंटू 400, ठीक है, 20, ठीक है। तो देखो 20 mm ही आया है, तो लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। तो 20 mm इज इक्वल 20 mm, तो लेस देन इक्वल टू वाला कंडीशन चल गया, तो हमारा पी वाला फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब देखो पी यू इज इक्वल टू डैश इंटू, अब मुझे डैश का वैल्यू बताओगे आप लोग, हेलिकल रीइंफोर्समेंट है ना, तो मुझे डैश का वैल्यू बताओ, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। यहाँ 1.05 आ जाएगा, ठीक है। और ASC कुछ होगा, ठीक है। और ACC AC क्या होगा, AC माइनस ASC, है कि नहीं,
और AC क्या है हमारा, डायमीटर गिवन है हमें ऑलरेडी, पाई/4 इंटू 20 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर, सॉरी 400 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एजी आ जाएगा। ठीक है, तो पीयू कितना था, 1800 किलो न्यूटन, तो 1800 टू 10⁻3, ठीक है, इज इक्वल टू 1.05, ठीक है, इंटू 0.4। हमारा ना M25 कॉन्क्रीट नहीं है, M30 कॉन्क्रीट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से निकालिए। 0.4 इंटू एफ सी के इंटू ए एस सी क्या होगा, पाई/4 इंटू 400 का स्क्वायर माइनस ASC प्लस 0.67 इंटू एफ वाई है 415 इंटू ASC। ठीक है, चलिए निकालिए, चेंज कर दिया है मैंने, M30 ले लिया, M25 हो जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग बुक से देख कर आंसर ना बताओ। चलो बताओ आंसर, मैं भी निकालता हूँ, आप लोग भी निकालिए। ठीक है, 0.4 इंटू 167 इंटू 415 माइनस 0.4 इंटू 30 इंटू 1.05, 279.3525 माइनस क्या है बताओ, AC की वैल्यू क्या है ये। हाँ मैंने M30 अज्यूम किया है, M25 की वैल्यू ना मैं M30 अज्यूम किया है। ठीक है, जल्दी निकालो इसका आंसर। निकालो, टाइम लग रहा है बहुत। कितना आ रहा है एरिया ऑफ स्टील, किसी का नहीं आया अभी तक एरिया ऑफ स्टील। जो लोग, तुम लोग बैठे भी हो कैलकुलेटर लेकर, कैलकुलेटर लो भाई। आपका कुछ 1600 के आसपास आ रहा होगा। क्या आ रहा है बताओ, और भी कोई बताओ, सिर्फ एक ही स्टूडेंट आंसर कर रही है, और सब लोग कहाँ हैं, बताओ भाई। चलो 778 आ रहा है, ठीक है, मेरा आंसर, मेरा आंसर आ रहा है 778। ठीक है, 778 mm² आ रहा है मेरा आंसर। ठीक है, ऐसे बहुत ज्यादा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, वैसे यही आंसर। ठीक है, 778। हाँ, ताकि मैं देखूँ कि लोगों का आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, 778। ठीक है, मैम का कुछ आया है 1793, वो इसलिए क्योंकि M20 यूज किया मैम ने। ठीक है, 778 आ रहा है, तो उसके हिसाब से आपको, ठीक है, उसके बाद आपको क्या चेक करना है, आपको ये भी चेक करना है कि 0.8% से ज्यादा है कि नहीं। तो 0.8% कितना होगा, 0.8/100 इंटू पाई/4 इंटू 400 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा आपका आंसर, 0.8 डिवाइड बाई 100 इंटू 0.785 इंटू 400 का स्क्वायर, क्या आएगा 1004.8। ठीक है, तो हम ये प्रोवाइड कर देंगे, है ना। हमारा आया कितना था 772, बट वो इससे भी कम है, तो हम इसको ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 1004.8 को ही प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, कोई नहीं मोहम्मद आरिफ अंसारी, 770 से लेकर, एक मिनट, हाँ।
ठीक है, 770 से लेके 780 के बीच में आ रहा है, पर वो मिनिमम चीज से भी कम है तो हम ये प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, या कुछ चेक करना है इसलिए मैंने बताया था ये चेक जरूरी होता है। ठीक है, 1004 को ही प्रोवाइड कर देंगे, 1005 एम स्क्वायर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हम यूज करेंगे, समझ लो 60 एम डाया का यूज कर रहे हैं, 60 एम डाया का बार यूज कर रहे हैं, और हमें प्रोवाइड करना है 1005 एम स्क्वायर। तो बताओ नंबर ऑफ बार कितने आएंगे, बताओ नंबर ऑफ बार कितने आएंगे, जल्दी बताओ। ये कुछ 4.998 आ रहा है मेरा। ठीक है, तो हम इवन इवन ही प्रोवाइड करते हैं ताकि सिमेट्रिकल रहे, तो 6 बार प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 6 बार प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, इवन प्रोवाइड करते हैं ज्यादातर कॉलम में ना, हम इवन नंबर ऑफ बार ही प्रोवाइड करते हैं कि सिमेट्रिकल रहे वो। ठीक है, तो 6 बार प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये आपका कॉलम है सर्कुलर, तो 6 बार, 1 2 3 4 5 6, देखो सिमेट्रिकल तो नहीं हुआ ये, एक मिनट रुको, ये है, तो हम प्रोवाइड कर देंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसके बाद है मेन। मेन क्या है, हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना है हमें, हेलिकल। ठीक है, तो हेलिकल का मैंने बताया था 0.36 एफ सी के बाई एफ आई अपॉन ए जी बाई ए सी -1 लेस देन इक्वल टू बी एच बाई बी सी। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली है किस लिए, ये फॉर्मूला है आपका पिच निकालने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूले से आपका पिच आता है। ठीक है, क्या आता है, पिच। ठीक है, तो ए जी क्या हो जाएगा, ए जी तो हमें पता है, ए जी क्या होता है, पाई/4 इंटू डी जी का स्क्वायर, और डी जी क्या है हमारा, डी जी है 400। ठीक है, ए जी आ जाएगा, ए जी आ जाएगा हमारा पाई/4 इंटू 400 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा कुछ 1256 63.7। ठीक है, फिर है ए सी, ए सी क्या होता है, पाई/4 इंटू डी सी का स्क्वायर। अब बताओ डीसी का, डीसी की वैल्यू क्या होगी, बताओ अगर डीसी हमारी 400 है तो डीसी क्या होगी, 400 माइनस, जल्दी बताओ। क्लियर कवर तो अब 40 का ही मानोगे ना, तो 2 इंटू क्लियर कवर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 320। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, पाई/4 डी सी स्क्वायर। ठीक है, तो पाई/4 इंटू 320 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया 800424.77। ठीक है, एम स्क्वायर। ठीक है, ए सी आ गया, ए जी आ गया। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब निकालना है बी एच। बी एच क्या होता है, पाई/4 इंटू हेलिक्स का डायमीटर, है ना, इंटू पाई इंटू डी एस, है कि नहीं। ठीक है, इंटू 1000/p, है कि नहीं। पिच ही निकालना है हमें, पिच हमारा अननोन है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर। वॉल्यूम ऑफ कोर क्या है, पाई/4 डी सी का स्क्वायर, है ना, इंटू पर मीटर है तो 1000 से इंटू कर दो, तो 1000 1000 काट दो आप। ठीक है, एरिया ऑफ कोर में से ए एस सी माइनस किया हुआ है, क्या कहाँ पे, अच्छा एरिया ऑफ कोर ऑफ कंक्रीट होता है ना वो, तो आप ये कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस आता नहीं है उसमें। ठीक है, आप दोनों, आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, एक्चुअली एरिया ऑफ कोर ऑफ कंक्रीट होता है वो। ठीक है, इसलिए मैम ने वहां पे एरिया ऑफ स्टील को माइनस किया है उससे। ठीक है, आप ये कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ये करना ज्यादा बढ़िया आता है क्योंकि जो भी एरिया वगैरह होता है वो सारा कंक्रीट का ही होता है। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ ग्रॉस है, और एरिया ऑफ ग्रॉस तो आपको पता ही है, पाई/4 इंटू डी जी का स्क्वायर। और एरिया ऑफ कोर आपका कंक्रीट के कोर की बात कर रहा होता है वो। ठीक है, इसलिए उसमें से मैम ने एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील को माइनस कर दिया। ठीक है, देखिए हमारा कितना आया था, पाई/4 इंटू 300 का स्क्वायर, है ना, वो गया था 7068। और ठीक है, और मैम का आया है 68808। ठीक है, देख लेंगे हमारा कितना डिफरेंस आता है पिच में। ठीक है, मैम का पिच कुछ 37 mm आया है। ठीक है, हम देख लेंगे हमारा पिच कैसे कितना आता है अगर हम माइनस ना करें तो। ठीक है, चलिए, और एरिया ऑफ, और स्पाइरल का डायमीटर हमें ये भी तो नहीं पता, है ना, ये कितना होता है, 6 mm। ठीक है, या फिर जो आपका मैक्सिमम लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है वो डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा,
हमने कितना 16 mm का किया था यूज, 16/4, 4 mm आ गया, तो हम 6 mm डाया यूज कर लेंगे, ठीक है। 6 mm, मैम ने 8 mm यूज किया है क्योंकि मैम ने 20 mm डाया का बार यूज किया था, ठीक है। ठीक है, चलो मैम का 8 mm मान लेते हैं हम लोग भी, ठीक है। देख लेते हैं कितना डिफरेंस आता है अगर हम एरिया ऑफ कोर से स्टील का एरिया माइनस ना करें, ठीक है। हमारा क्या हो जाएगा 0.36, एफ सी के कितना है हमारा 30 है, डिवाइड बाई 4, डिफरेंस तो आएगा क्योंकि हमने M25 की जगह M30 यूज किया है, ठीक है। एरिया ऑफ ग्रॉस क्या था, ग्रॉस एरिया क्या था, 5/4 इंटू 400 का स्क्वायर, एरिया ऑफ कोर क्या था 5/4 इंटू 320 का स्क्वायर, ठीक है, -1। तो इसका वैल्यू निकालिए कितना आ रहा है, 0.36 इंटू 30 डिवाइड बाई 415 इंटू 400 का ये ये आपका कुछ आएगा 0.014, ठीक है। ये आएगा आपका 0.0146, ठीक है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ हेलिक्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोर, ये क्या था हमारा, ठीक है। 1000 कट जाएगा तो वो मैं लगाऊंगा नहीं फिर से, ठीक है। तो क्या आएगा पाई/4 इंटू पाई का स्क्वायर, है ना, इंटू पाई इंटू डी एस, ठीक है, अपॉन पी, है ना, 1000 कट गया, डिवाइडेड बाई पाई/4 इंटू डी सी का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। पाई क्या है, 6 माना है हमने पाई को, डीएस क्या आ जाएगा बताओ, देखिए डी जी हमारा 400 था, तो 400 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर, ये क्या दे देगा, डायमीटर ऑफ कोर। इसमें से अगर आप हेलिक्स का डायमीटर माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डायमीटर डीएस आ जाएगा। तो डीएस कितना हो जाएगा हमारा, एक मिनट, डीएस कितना हो जाएगा हमारा, डीएस हो जाएगा 400 माइनस 80 माइनस 6, कितना हो जाएगा ये 314, ठीक है, 314, ठीक है, 314 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक मिनट, ठीक है, 314, तो हमारा हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालिए अब, पाई/4 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू पाई इंटू डी एस कितना आया 314, ठीक है, डिवाइडेड बाई पाई इंटू 4 डिवाइडेड बाई डी सी का स्क्वायर, डी सी कितना था 320 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 0.346, ठीक है, 0.346 डिवाइडेड बाई पी, का आंसर ये आ गया, ठीक है, ठीक है। ये 0.0, तो हमारा क्या होता है 0.0146 लेस देन इक्वल टू 0.346 बाई पी, यही है हमारा, है कि नहीं, यही तो आएगा, समझ में आ गया, बस हो गया ये सॉल्व। तो पिच कुछ 23 mm का पिच आ रहा है हमारा, है कि नहीं, यही आ रहा होगा, पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 23.753 mm, यही आ रहा होगा। सब चेक करके बताओ, कोई तो कैलकुलेट कर रहा होगा मेरे साथ, बता दो, यही आ रहा है ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया है, ठीक है। पर हमें क्या पता है, हमें ये तो पता है ना कि पिच 25 mm से कम हो नहीं सकता, है कि नहीं, पिच हाँ 23.69, ठीक है, प्रिंस इसी के आसपास आएगा, ठीक है। बट हमें ये पता है कि पिच शुड नॉट बी लेस देन 3 into 5, ठीक है, और 25, 3 into 5 कितना होगा, 3 into 6 18 या 25, तो बताओ पिच शुड नॉट बी लेस देन 25 mm, तो हम कितना प्रोवाइड कर देंगे पिच, हम प्रोवाइड करेंगे 25 mm का पिच प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, 25 mm का पिच प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। कोई नहीं यार, आसपास आ रहा है, जितना आ रहा है वही काफी है, ठीक है, ठीक है। तो हम 25 का पिच प्रोवाइड कर देंगे, और एक और चेक होता है पिच का कि पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन, पिच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 75 mm, ठीक है, या फिर डायमीटर ऑफ कोर बाई 6, ठीक है, तो वो तो वैसे भी सेटिस्फाई कर ही देगा, ठीक है। 25 mm को प्रोवाइड किया है हमने पिच, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए मेरे ख्याल समझ में आ गया सबको। तो 6 mm का हमने हेलिकल टाइप टाइप प्रोवाइड किया एट 25 mm सेंटर सेंटर स्पेसिंग, ठीक है। और मेन स्टील क्या थी हमारी, मेन स्टील थी शायद 8 बार थी, 6 बार थी हमारी, किस 6 बार, ये तो हमारा हेलिकल लेटरल रीइंफोर्समेंट के लिए हो गया, लेटरल या हेलिकल रीइंफोर्समेंट के लिए, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट क्या था, 6 बार्स ऑफ 16 mm डाया था, है कि नहीं,
ये लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट के लिए यूज किया था। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये वो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं, वो फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं ये समझना था मेन। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, तो कॉलम भी खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने जितने एग्जाम्पल से करवा दिया आपको, सर्कुलर करा दिया, रेक्टेंगुलर करा दिया, पीयू निकालने का करा दिया और हेलिकल रीइंफोर्समेंट करा दिया। ठीक है, कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो कुछ, और ये बस एक चीज देख लेना, जब भी अनसपोर्टेड लेंथ गिवन होता है तो आपको वो पेज नंबर 94 वाला टेबल यूज करना है। ठीक है, सपोर्ट के अकॉर्डिंग एल इफेक्टिव निकाल के उसके बाद आपको करना है। ठीक है, ई मिनिमम जो हम निकालते हैं वो अनसपोर्टेड लेंथ के हिसाब से निकालते हैं, और स्टैंडर्ड रेशियो एल इफेक्टिव के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, ये ध्यान रहे सबको। ठीक है, चलिए वीडियोस रिवाइज कीजिए, पीडीएफ रिवाइज कीजिए। फ्राइडे को हम फुटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, फुटिंग पढ़िए फ्राइडे से। ठीक है, कॉलम खत्म होता है, कोई डाउट आना आएगा पूछ लेना, और एक असाइनमेंट दे दूंगा कॉलम का मैं। ठीक है, चलो ओके फिर, बाय बाय, आज को एंड करते हैं।